हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए जीएसटी रूल्स के बारे में, जो कि 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल हो जाएगा। बहुत सारे नए बदलाव भारत सरकार ला रही है जीएसटी के अंतर्गत, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंतर्गत। सबसे बड़ा बदलाव जो 1 जनवरी 2022 के बाद से होने वाला है, उसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति है, उसको जितना जीएसटी पे करना है, अगर वो उतना जीएसटी पे नहीं करता है, उससे कम पे करता है, तो जो बचे हुए जीएसटी का पैसा है उसको कलेक्ट करने के लिए जीएसटी ऑफिसर्स डायरेक्ट उनके घर पहुंच जाएंगे बिना किसी नोटिस के। और इसी के वजह से जो है सबसे ज़्यादा नए जीएसटी रूल्स को लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं। एमएसएमईज के मन में काफ़ी ज़्यादा फियर है कि टैक्स ऑफिशियल्स को जो इतना ज़्यादा पावर दे दिया गया है, वो इस पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रोविज़न आईटीसी को लेकर के है कि अब किसी भी टैक्स पेयर को उतना ही आईटीसी मिलेगा जितना का जो सप्लायर है उसने इनवॉइस शो किया होगा जीएसटीआर 1 में। आई नो आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होंगे, तो इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन अगर उससे पहले अभी तक आपने डी कोड इंडियन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी गवर्नमेंट न्यूज़, पॉलिसीज़, स्कीम्स और फाइनेंशियल न्यूज़ के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी के बारे में, कि इसको लेकर कौन सा नया बदलाव लाया गया है। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि आईटीसी क्या होता है, कुछ को नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। बेसिकली देखिए क्या होता है, अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई एक कंपनी चलाता है वो, तो और वो पेन का निर्माण करता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो पेन बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदेगा सप्लायर से। 18,000 का मान लीजिए उसने रॉ मटेरियल खरीदा, और उसके ऊपर उसने यहाँ पे 18% का जो है वो जीएसटी पे किया, 3,240 रुपये। क्योंकि जीएसटी क्या कहता है, जहाँ पे भी सप्लाई होता है वहाँ पे जीएसटी लगेगा। फिर उसने रॉ मटेरियल से जो है पेन बनाया, और पेन बनाने के बाद उसने होलसेलर को बेचा 22,000 रुपये में, और यहाँ पे भी सप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे फिर से जो है 18% का उसने जीएसटी यहाँ पे चार्ज किया, 3,960 रुपया। अब ये पैसे ये भारत सरकार को नहीं देगा। इसीलिए नहीं देगा क्योंकि इसने ऑलरेडी 3,240 रुपये जो है वो सप्लायर को पे कर दिए हैं जीएसटी के तौर पे। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 3,960 रुपये में से जो इसने पहले दिए थे 3,240 रुपये, उसको ये घटा देगा, और जो पैसे आएगा वो ये भारत सरकार को दे देगा। अब यहाँ पे इसने जो पहले पैसे दिए थे परचेस के समय में, जब ये रॉ मटेरियल परचेस कर रहा था सप्लायर को 3,240 रुपये, तो ये बेसिकली क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। अब भारत में ये नियम है कि हर एक टैक्स पेयर को उतना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा जितना कि उसके सप्लायर ने रिटर्न फाइल में दिखाया होगा, जीएसटीआर 1 में दिखाया होगा। बेसिकली जीएसटीआर 1 क्या होता है, एक प्रकार का ये फॉर्म होता है समझ लीजिए, जिसमें कि एक पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा, एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन के द्वारा जितने सारे भी सेल्स किए जाते हैं उसको शो किया जाता है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि जो आपका सप्लायर है, आपने तो उसे 3,240 रुपये दिए भारत सरकार को देने के लिए, लेकिन उसने यहाँ पे 3,240 रुपये के इनवॉइसेस दिखाने के बजाय जीएसटीआर 1 में सिर्फ 3,000 रुपये का इनवॉइसेस को शो किया है। तो इस कंडीशन में आप सिर्फ 3,000 रुपये के लिए 3,000 रुपये का आईटीसी जो है वो क्लेम कर सकते हैं। बाकी का जो आपका पैसा आपने कलेक्ट किया था होलसेलर से 960 रुपये, वो आपको पे करने पड़ेंगे भारत सरकार को। लेकिन यहाँ पे एक और भी प्रोविज़न है, वो है एडिशनल या फिर प्रोविजनल आईटीसी का। इसके तहत क्या होगा, 3,000 ज़्यादा, मतलब 3,960 रुपये आपने यहाँ पे रिसीव किए थे होलसेलर से, तो यहाँ पे आप जो है इसका 3,000 का 5% यानी कि 150 रुपये, 3,150 रुपये जो है अपने पास रख सकते हैं, और 810 रुपये आप भारत सरकार को दे सकते हैं। साफ तौर पे कहूँ तो यहाँ पे 5% का जो है एडिशनल आईटीसी का प्रोविज़न है। लेकिन अब यहाँ पे नए नियम के अनुसार क्या कहा गया है कि ये जो एडिशनल आईटीसी का प्रोविज़न है, इसको भारत सरकार खत्म कर रही है। अब जितना का इनवॉइसेस जो है वो जीएसटीआर 1 में शो किया जाएगा आपके सप्लायर के द्वारा, उतना का ही आपको जो है आईटीसी मिलेगा। अब जो बड़े बिजनेस हैं उनके लिए तो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो क्या करते थे, ये 5% का आईटीसी लेकर के वो अपने बिजनेस को रन करते थे, उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती थी, उनको यहाँ पे नुकसान होने के बारे में जो है वो कहा जा रहा है। इसके अलावा दूसरा प्रोविज़न है जीएसटी रिकवरी को लेकर के, जिसके बारे में मैंने बिगनिंग में ही बोला था। बेसिकली यहाँ पे अब कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में मिसमैच मिलता है, तो उस कंडीशन में भारत सरकार डायरेक्ट जो है वो जो भी टैक्स ऑफिशियल्स हैं उनको भेज सकती हैं उस पर्टिकुलर टैक्स पेयर के घर पे, उनके ऑफिस में टैक्स रिकवरी के लिए। अब अभी होता क्या है देखिए, कोई भी कंपनी जिसका टर्नओवर एनुअली 5 करोड़
करोड़ से ज़्यादा है उसको 2 प्रकार के फॉर्म यहाँ पे फिलअप करने पड़ते हैं, जिसको कि हम रिटर्न कहते हैं, GSTR 1 और GSTR 3B। तो GSTR 1 के बारे में तो आपको पता ही है। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक पर्टिकुलर कोई जो कंपनी है, कोई बिजनेस है, जितने सारे भी सेल्स हुए हैं एक पर्टिकुलर महीने में, उसको वो शो करता है यहाँ पे। और GSTR 3B के अंदर क्या होता है, सेल्स को तो वो शो करता ही है, साथ ही में उसने जो सप्लायर से खरीदा था उसको भी शो करता है। इसके अलावा उसको कितना टैक्स देना है उसको भी शो करता है, ITC वगैरह काट करके। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एक कोई टैक्स पेयर है, उसने GSTR 1 के अंदर 1 करोड़ रुपए का जो है वो सेल को शो किया है कि एक पर्टिकुलर महीने में उसने 1 करोड़ रुपए का सामान बेचा है और 1 करोड़ रुपए के ऊपर उसको टैक्स वसूल हुआ है। लेकिन जब बात आती है GSTR 3B को फाइल करने में, जब बात आती है टैक्स को देने में, तब वो क्या करता है, यहाँ पे सेल्स दिखाता है सिर्फ 1 लाख रुपए का। तो इस कंडीशन में भारत सरकार क्या करेगी, जो बचे हुए 99 लाख रुपए के ऊपर टैक्स बनेगा भारत सरकार का, उसको कलेक्ट करने के लिए वो इसके घर पे, उसका जो भी ऑफिस होगा वहां पे अपने ऑफिसर को भेज सकती है बिना किसी नोटिस के। अभी तक क्या होता था, सो कॉज नोटिस वगैरह भेजा जाता था, उनको एक मौका दिया जाता था कि क्यों ये मिसमैच हो रहा है, क्यों अगर आप खुद से दिखा रहे हैं कि इतना सेल्स हुआ है तो आप इतना कम टैक्स क्यों पे करें, क्योंकि जितना ज़्यादा सेल्स होगा उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, GST रिसीव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उनको एक मौका दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे उनको जो है मौका नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा ये दलील दी जा रही है कि ये जो पूरा फैसला लिया गया है इससे फेक बिलिंग की जो घटनाएं हैं उस पर लगाम लगेगी। अभी जैसे कि हमने सप्लायर और बिजनेसमैन के बारे में बात किया, एक जस्ट मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि ये फेक बिलिंग का मतलब काम कैसे करता है। तो जो यहाँ पे ये सप्लायर था वो क्या करेगा, वो GSTR 1 में जो है बहुत सारे सेल्स को दिखा देगा, जिससे इस पर्टिकुलर बिजनेसमैन को ITC क्लेम करने का जो है वो ज़्यादा ITC क्लेम करने का मौका मिल जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली जो है फेक बिलिंग काम करती है और इसी चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे भारत सरकार ने ये फैसला लिया है। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा एक दलील यहाँ पे और दी जा सकती है कि जो पर्टिकुलर GSTR 1 फॉर्म होता है वो तो सेल्फ असिस्ट फॉर्म होता है, उसमें किसी टैक्स पेयर को खुद से ये बोलना होता है, ये इसके ऊपर है कि एक पर्टिकुलर महीने में उसने कितने रुपए के सेल्स किए हैं। अगर वो खुद ये एक्सेप्ट कर रहा है कि एक पर्टिकुलर महीना में उसने करोड़ों रुपए के सेल्स किए हैं, तो जब टैक्स देने की बात आती है और जब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इस कंडीशन में सरकार के पास ये पूरा पावर होना चाहिए कि वो उसके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी जो है वो इम्पोज कर सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो MSMEs हैं उनको डर है कि जो टैक्स पेयर जो आपका GST ऑफिशियल्स हैं उनको इतना ज़्यादा जो पावर मिल गया है उसकी वजह से वो हरास कर सकते हैं MSMEs को, और बहुत सारे MSMEs जो हैं हमारे देश में बंद भी हो सकते हैं। इसके अलावा और कुछ यहाँ पे फैसला लिया गया। ये 2 इंपॉर्टेंट फैसला था, एक तो GST रिकवरी को लेकर के और एक आपका ITC को लेकर के। यहाँ पे एक फैसला ये लिया गया, पहले क्या होता था कि अगर कोई क्लब है, कोई एसोसिएशन है, तो उसके अंतर्गत जो भी मेंबर्स हैं और अगर मेंबर्स के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन होता है तो वो टैक्सेबल नहीं था। अगर कोई एक मेंबर किसी दूसरे मेंबर के साथ कैश का ट्रांजैक्शन करता है, किसी सर्विस का ट्रांजैक्शन करता है, तो क्योंकि वो सप्लाई घोषित नहीं हुआ था, लेकिन अब भारत सरकार ने उसको सप्लाई घोषित कर दिया है और अगर कहीं पे भी सप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर GST इम्पोज किया जाएगा। तो अब यहाँ पे क्लब और एसोसिएशन के मेंबर्स के बीच में अगर किसी चीज़ का ट्रांजैक्शन होता है चैरिटेबल पर्पस को छोड़ करके, तो यहाँ पे GST जो है उन्हें पे करना पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट चेंज 1 जनवरी 2022 के बाद से होने वाले हैं GST को लेकर के, जैसे कि जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, जोमेटो, स्विगी वगैरह, अब उनको भारत सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा। पहले वो लोगों से टैक्स कलेक्ट तो करते थे, लेकिन वो दे देते थे रेस्टोरेंट वगैरह को, और रेस्टोरेंट का काम होता था भारत सरकार को देना। लेकिन हमने देखा कि रेस्टोरेंट जो है वो झूठा मूठा जो है GST के अंदर रजिस्टर हो जाते हैं और भारत सरकार को पैसा नहीं देते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ GST रेट में भी चेंज किया गया, जैसे कि टेक्सटाइल और फुटवेयर का पहले 5% का लगता था इसके ऊपर GST, अब इसको बढ़ा करके 12% कर दिया गया है। इसके अलावा आधार ऑथेंटिकेशन को कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है, जैसे कि GST रिफंड हो गया, जब रिफंड के लिए कोई करेगा। उसके बाद जो रिवोकेशन एप्लीकेशन होता है उसके लिए यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार के इस सारे कदम से जो टैक्स की चोरी हो रही है हमारे देश में वो कम होगा या फिर इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं।